हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 3 और अध्याय का नाम है मानव जनन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले बना दिया है, 5वां वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उनको देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, यह 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स कराऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से करना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिलता रहे। चलिए अब बिना किसी दूर के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है निषेचन एवं अंतररोपण। ठीक है, अंतररोपण और निषेचन के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए जानते हैं। स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी मैथुन के दौरान शिशन द्वारा शुक्र यानी जिसे हम वीर्य कहते हैं, ये स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। अब यहाँ पे आप संभोग और मैथुन का मतलब समझ लीजिए सेक्स। आप शायद इंग्लिश ज्यादा अच्छे समझते हैं ये तो, यानी स्त्री और पुरुष जब सेक्स करते हैं तो उस समय क्या करता है, पुरुष अपने शिशन यानी पेनिस को मादा के योनि में डालता है और उसमें वीर्य को छोड़ देता है, जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय की ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंतः अंडवाहिनी नली की तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचते हैं। जब ये अपना वीर्य छोड़ देता है योनि में तो यह तेजी से गति करता है और कहाँ पहुंचता है, ग्रीवा के होते हुए गर्भाशय में। मैंने जब आपको बताया था मादा जनन तंत्र तो ऐसे बताया था। यहाँ पे ये अच्छे से नहीं बना है, चलिए मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। ये देखिए, ये है गर्भाशय और इधर ये अंडाशय होता है और यहाँ पे होता है नीचे, यहाँ पे ग्रीवा और इसके नीचे होती है योनि। ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे योनि। पुरुष क्या करता है कि यहाँ पे अपना वीर्य छोड़ता है, जिसके कारण इसके जो शुक्राणु होते हैं वो तेजी से गतिशील होकर के इधर को भागते हैं, जहाँ पे अंडाणु से मिलने के लिए तेजी से जाते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे समझ में आएगा जो मैंने आपको मादा जनन तंत्र बताया है उस वाले वीडियो में, तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पहुंचते हैं, तब देखिए क्या होता है। इसी बीच अंडाशय द्वारा विमोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाता है। वहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी होता है जब अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। यही कारण है कि जिससे सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सकभरता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती है। यानी आपको याद रखना है कि स्त्री और पुरुष के बीच जब संभोग होता है तो पुरुष अपने वीर्य को योनि में छोड़ता है, शुक्राणु तेजी से गतिशील होकर के गर्भाशय की ओर जाते हैं और ये तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचते हैं। वहीं पे अंडाणु भी आता है और निषेचन तभी होता है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाएं, और अगर एक साथ नहीं पहुंचेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब आगे जानते हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी शुक्राणु के साथ एक अंडाणु का जब संलयन हो जाता है, ये शुक्राणु है, देखिए यहाँ पे ये आपको शुक्राणु दिख रहा है, ये है, ये है, ये सब शुक्राणु है। कई सारे शुक्राणु आए हैं, लेकिन निषेचन किसी एक शुक्राणु से ही होता है और ये एक अंडाणु है। यानी एक अंडाणु और एक शुक्राणु का जब संलयन होता है, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण स्तर के संपर्क में आता है। देखिए ये है, ये आवरण जिसके संपर्क में आता है, इस आवरण को कहते हैं जोना पेल्यूसिडा या फिर अंड आवरण। इसके संपर्क में एक शुक्राणु आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं को प्रवेश से रोकने हेतु उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। एक तो ये आके पहले संपर्क में आ जाता है, किसके संपर्क में आ जाता है, तो ये आता है अंडावरण के संपर्क में आ जाता है। साथ ही इसमें कुछ बदलाव करता है ताकि जो अन्य शुक्राणु इसके साथ आए थे वे इसमें प्रवेश नहीं कर सकें। ठीक है, इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि निषेचन की क्रिया किसी एक शुक्राणु द्वारा ही होगी। अब देखिए, अग्रपिंडक का स्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से
अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, जब मैंने आपको शुक्राणुओं के बारे में बताया था तो बताया था कि इनके आगे वाले हिस्से में एंजाइम होता है जो इन्हें अंडाणु को तोड़ करके अंदर जाने में सहायता करता है, तभी ये निषेचन की क्रिया होती है। यानी इसके अंदर जो द्रव्य होता है इसकी सहायता से ये अंडाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और इस तरह से उसमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब देखिए, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद क्या होता है, यह द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है। इसके फलस्वरूप द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है, यह भी मैं पहले बता चुका हूं आपको, और एक अगुणित अंडाणु बनता है। ठीक है, शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु से अगुणित केंद्रक के साथ संलयन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। यानी क्या होता है कि यहाँ पे जब निषेचन क्रिया होती है तो युग्मनज बनता है और उस युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, इस तरह युग्मनज बन जाता है। फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा 10th में कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कैसे कोई लड़का का जन्म होता है या लड़की का जन्म होता है। मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये मान लीजिए कि मेल है यानी मर्द है और यहाँ पे फीमेल है। इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं कितने, 46, यानी 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े पाए जाते हैं यानी 46, और इसमें 22 जोड़ा तो नॉर्मल होते हैं, एक जोड़ा जो होता है वो लिंक क्रोमोसोम होता है। और मनुष्य में पाए जाने वाले, मर्द में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को XY कहते हैं, ये लिंक क्रोमोसोम होता है XY। और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़ा। उसमें से जो लिंक क्रोमोसोम होते हैं वो 2 होते हैं यानी एक जोड़ा, और ये क्रोमोसोम XX होते हैं। इन्हीं के आधार पे लिंग का निर्धारण होता है। जैसे अगर पुरुष का X क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से मिलता है तो स्त्री का जनन जो XX क्रोमोसोम बनते हैं और ये लड़की होती है। वैसे ही अगर मर्द का Y क्रोमोसोम स्त्री के X क्रोमोसोम से मिलता है तो ये कॉम्बिनेशन XY बनता है, जिससे कि लड़का होता है। इसको और भी डिटेल में मैं आपको अगले चैप्टर में पूरा कंप्लीट बताऊंगा कैसे लिंग निर्धारण होता है। आप शॉर्ट में जान लीजिए कि जब X क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की होती है, और पुरुष का जब Y क्रोमोसोम मादा के X क्रोमोसोम से मिलता है तब उस समय लड़का होता है। समसूत्री विभाजन की शुरुआत तब हो जाती है जब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ से गर्भाशय की ओर होता है। यानी जैसे जैसे जो युग्मनज बना होता है वो अंडवाहिनी से होते हुए गर्भाशय की ओर होता है, बढ़ता है, तभी उसमें समसूत्री विभाजन होने लगता है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ पे निषेचन हुआ, यहाँ पे शुक्राणु प्रवेश किया। इस तस्वीर के माध्यम से समझिए तो शुक्राणु यहाँ पे प्रवेश किया। उसके बाद क्या होता है, इसमें संलयन हुआ तो यहाँ पे देखिए 2 कोशिका बन गए। इसके बाद फिर 4 के बाद ऐसे ही ये बन गए 8 के बाद फिर 16। जब ये इन विभाजन द्वारा ये 8 से 16 बन जाते हैं तब हम इन्हें कोरक खंड कहते हैं। ठीक है, जब ये ऐसे बढ़ते जाते हैं 2 4 6 8 तो इसे हम कोरक खंड कहते हैं। और जब ये 8 से 16 कोरक खंड हो जाते हैं, अभी तक कितने कोरक खंड थे, पहले 1 से कितना होगा, 2 होगा, 2 में फिर समसूत्री विभाजन होगा तो 4 होगा, 4 के बाद फिर से 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 32 होगा, ऐसे बढ़ते रहता है। तो इन सबको हम कोरक खंड कहेंगे। यानी यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कोरक खंड है। यहाँ पे कितना कोरक खंड है तो 2, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे है 8। जब यही कोरक खंड 8 से 16 के बीच पहुंच जाते हैं, जब ये कोरक खंड 8 से 16 के बीच पहुंच जाते हैं तब इन्हें हम तुतक या फिर मोरूला कहते हैं। यह तुतक लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोकर पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक कोकर पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे पोष कोरक कहते हैं। अब देखिए तुतक विभाजित होते जाते हैं और ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उनमें बन जाते हैं, ये कोरक खंड बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तब उन्हें हम कोरक पुट्टी कहते हैं। और कोरक पुट्टी के ऊपर एक आवरण चढ़ जाता है जिसे हम पोष कोरक कहते हैं। आपको मैं फिगर्स के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे ये है कोकर पुट्टी, ठीक है, इस पे देखिए एक आवरण चढ़ा हुआ, ये कोकर पुट्टी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है,
कि कोशिकाओं के भीतरी समूह में जो कोरक से पोष कोरक से जुड़े होते हैं, इन्हें अंतर कोशिका कहते हैं। यानी इसके जो जिससे ये जुड़े होते हैं उसे हम अंतर कोशिका का वो पूरा समूह होता है तो अंतर कोशिका समूह कहेंगे या अंतर कोशिका कहेंगे। अब पोष कोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है और अंतर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी को आवृत कर लेती हैं। इसे परिणाम स्वरूप कोकर पुटी गर्भाशय अंतः स्तर में अंतः स्थापित हो जाता है। इसे ही अंतःरोपण कहते हैं। बाद में यह सकभरता का रूप धारण कर लेता है। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या होता है, ये कोकर पुटी आता है गर्भाशय की दीवार पर और इसमें अचानक काफी बदलाव होने लगता है, विभाजन होने लगता है, जिससे बहुत ज्यादा कोशिकाएं बनने लगती हैं और ये जा करके गर्भाशय की दीवार से सट जाता है। और जैसे ही यह जाकर गर्भाशय की दीवार से सट जाता है उसे ही हम अंतरोपण कहते हैं या इसे हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सकभरता तथा भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में और इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होगा। अगले वीडियो में यह कंप्लीट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।